राहुल गांधी ने आज रायबरेली लोकसभा सीट से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। उनके साथ सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी का नाम घोषित होते ही रायबरेली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका और मां सोनिया गांधी के साथ सबसे पहले अमेठी पहुंचे और वहां से फिर सीधे रायबरेली आए। रायबरेली के केंद्रीय कार्यालय में पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई थी। पूजा पाठ करने के बाद तत्काल राहुल गांधी अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं के साथ सीधे कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान जगह जगह उनका स्वागत भी किया गया। इसके बाद राहुल गांधी का काफिला दोपहर 2 बजे कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां उन्होंने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करते समय भी राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और रॉबर्ट वाड्रा मौजूद थे। राहुल गांधी के नामांकन में खास बात यह रही कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी शामिल हुए और रायबरेली से इंडिया गठबंधन की ताकत का भी एहसास करवाया गया। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, रायबरेली, न्यूज़ 24। राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। जी हां, उनके इस फैसले के बाद सियासत पूरी तरह से चढ़ चुका है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने यूपी की 2 बची सीटों पर अमेठी और रायबरेली के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी रायबरेली सीट से चुनाव लड़ेंगे, जिसे लेकर पीएम ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसा है। पीएम मोदी ने कहा है कि मैंने पहले ही कहा था कि राहुल गांधी वायनाड हार रहे हैं और वे नई सीट खोज रहे हैं। उनके चेले चपाटे कह रहे थे कि वे अमेठी से लड़ेंगे, लेकिन वो इतना डर गए हैं कि वायनाड से भागकर रायबरेली राहुल गांधी के रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने के फैसले पर हमला करते हुए दावा किया है कि ये कांग्रेस की नैतिक रूप से हार है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से केंद्र में सरकार बनाएगी। जी हां, राहुल गांधी पर अब सियासत पूरी तरह से तेज हो चुका है। तीसरे चरण का चुनाव होने वाला है और पूरी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी ताकत झोंक रही है। पवन मिश्रा, न्यूज़ 24, दिल्ली। अमेठी से अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से किशोरी लाल शर्मा चुनावी मैदान में होंगे। आज उन्होंने अमेठी में जाकर अपना नामांकन भी भर दिया। नामांकन भरने से पहले प्रियंका गांधी ने उनके लिए रोड शो किया और उनके लिए वोट मांगे। दरअसल किशोरी लाल शर्मा पिछले 40 साल से कांग्रेस पार्टी के सक्रिय नेता रहे हैं। केएल शर्मा चुनावी रणनीति की कमान संभाले हुए थे, पहले से ही संभाले हुए थे, लेकिन अब वो खुद जो है वो स्मृति ईरानी के सामने ताल ठोकेंगे। दरअसल मूल रूप से केएल शर्मा जो है वो लुधियाना के रहने वाले हैं और लंबे समय से गांधी परिवार के करीब ही रहे हैं। अमेठी और रायबरेली में वही चुनावी रणनीति बनाने और संचालित करने का काम करते आए हैं। किशोरी लाल को सोनिया के लिए चाणक्य का किरदार निभाने वाला माना जाता था। वह 1983 से रायबरेली और अमेठी में सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि राहुल गांधी का ये मास्टर स्ट्रोक है कि वो खुद रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और जो अमेठी से है वहां से उन्होंने किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतार दिया है। कैमरामैन अजय के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24। लंबे इंतजार के बाद राहुल गांधी का रायबरेली से पर्चा भरने के पहले प्रधानमंत्री मोदी ने सुबह पश्चिम बंगाल के वर्धमान में जमकर राहुल गांधी और गांधी परिवार पर हमला बोला और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पर भी हमलावर हुए और कहा कि टीएमसी पूरी तरीके से सिर्फ एक वर्ग की भले के लिए राजनीति करती है। आपको बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीट जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत पश्चिम बंगाल में लगाई है ज़्यादा सीट जीतने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, दोनों का फोकस पूरी तरीके से पश्चिम बंगाल में सीट की संख्या बढ़ाने को है। कैमरामैन अजय के साथ शांति, न्यूज़ 24। रिजर्वेशन और संविधान का मुद्दा लोकसभा चुनाव में लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विपक्ष ने यह आरोप लगाया था कि बीजेपी अगर तीसरी बार सत्ता में आई तो संविधान में बदलाव कर देगी और आरक्षण खत्म कर देगी। इसे काउंटर करने के लिए बीजेपी ने 3 स्तर की रणनीति बनाई है। पहली रणनीति ये है कि बीजेपी के तमाम टॉप लीडर्स रैली के मंच से लगातार कांग्रेस पार्टी पर इस मुद्दे को लेकर हमलावर होंगे और बताएंगे कि एनडीए और बीजेपी संविधान की असली रक्षक है। दूसरे स्तर में रणनीति ये है कि बीजेपी के तमाम दलित नेता
देश भर में अलग अलग मंचों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उदाहरण के साथ ये बताने का प्रयास करेंगे कि भीमराव अंबेडकर को सम्मान देने की बात हो या संविधान की रक्षा हो, वो बीजेपी ही करती है। और तीसरी जो सबसे खास और अहम जो तरीका है यानी कि जो रणनीति है वो ये है कि अब बीजेपी ने ये भी कहना शुरू कर दिया है कि अब वो जब तीसरी बार सत्ता में आएंगे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाया गया जो असल संविधान है तो उसे वो वापस लेकर आएंगे। कैमरामैन प्रहलाद के साथ कुमार गौरव, न्यूज़ 24 दिल्ली। गोंडा की कैसरगंज लोकसभा सीट से आज बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण ने अपना नामांकन किया है। कैसरगंज लोकसभा सीट पर नामांकन से पहले एक जनसभा भी आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 में मोदी की सुनामी है। केशव मौर्य ने कहा कि बीजेपी इस बार 400 पार करेगी। केशव मौर्य ने ये भी कहा कि इस बार सपा, बसपा और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा। तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार करण भूषण ने कहा कि पिता ब्रजभूषण के नेतृत्व में चुनाव लड़ूंगा। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि बेटा चुनाव लड़ रहा है, ये अच्छी बात है, पार्टी का धन्यवाद है, बनने वाले से बनाने वाला बड़ा होता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि कैसरगंज लोकसभा सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सिटिंग सांसद हैं और इस बार पार्टी ने उनके बेटे करण भूषण को टिकट दिया है। कैमरा पर्सन मिंटू सिंह के साथ अशोक तिवारी, गोंडा, न्यूज़ 24। महाराष्ट्र में अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन की प्रक्रिया का आज आखिरी दिन है। यही कारण है कि जिन उम्मीदवारों ने नामांकन नहीं भरा है वो आज अपना नामांकन भर रहे हैं। अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में आज 2 बड़े उम्मीदवार नामांकन भर रहे हैं, जिसमें एक है कसाब का केस लड़ने वाले, कसाब को फांसी दिलवाने वाले वकील उज्ज्वल निकम। उज्ज्वल निकम के नामांकन से पहले ही कांग्रेस ने ये आरोप लगाया। कांग्रेस के नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि हम समझ नहीं पाए कि उज्ज्वल निकम भले ही सरकारी वकील हमारे सरकार के कार्यकाल में थे, लेकिन वो आरएसएस के एजेंट के रूप में काम कर रहे थे। इस पर उज्ज्वल निकम ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं समय आने पर और भी पत्ते खोलूंगा, अभी कुछ नहीं कहना चाहता। कुल मिलाकर मुंबई में जो है चुनावी माहौल गर्मा गया है और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। यही कारण है कि आज बड़े पैमाने पर नामांकन मुंबई और ठाणे में हो रहा है, क्योंकि मुंबई के आसपास की सीटें अंतिम चरण में हैं। कैमरा अंचल के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। ठाणे लोकसभा सीट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के पास जाने से भारतीय जनता पार्टी में नाराजगी जो है और बढ़ गई है। मीरा भाईंदर और नवी मुंबई में बीजेपी के बड़े संख्या में पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया है। दरअसल ठाणे लोकसभा सीट एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने नरेश मस्के को टिकट दिया है, जिसको लेकर भाजपा ने विरोध शुरू कर दिया है। नवी मुंबई से बीजेपी के दिग्गज नेता गणेश नाइक के बेटे संजीव नाइक टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे, लेकिन टिकट न मिलने से उनके समर्थकों में भारी नाराजगी है। नवी मुंबई में पूर्व पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। इसके बाद नरेश मस्के के खिलाफ असंतोष मीरा रोड तक पहुंच गया है। मीरा भाईंदर भाजपा इकाई से दर्जनों पदाधिकारियों ने इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक इन पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले से मुलाकात का भी समय मांगा है। अगर ठाणे और मीरा भाईंदर के भाजपा के पदाधिकारियों की नाराजगी नहीं दूर की गई तो आने वाले चुनाव में नरेश मस्के की मुश्किलें बढ़ सकती है। कैमरामैन सुनील भारती के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24 मुंबई। कल छपरा में सारण लोकसभा क्षेत्र के लिए बतौर एनडीए उम्मीदवार राजीव प्रताप रूढ़ी ने अपना नॉमिनेशन फाइल किया। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जो जनसभा रखी गई थी उसको संबोधित करते हुए लालू प्रसाद यादव के संधी चंद्रिका राय ने कहा कि लालू प्रसाद यादव का जो परिवार है वह केवल बातें बड़ी बड़ी करती है। महिलाओं को इज्जत और सम्मान के लिए अपनी बेटी का उदाहरण देते हुए चंद्रिका राय ने कहा कि उनकी बेटी को लालू परिवार के सदस्यों ने न केवल पीटा, गाली दी और उन्हें घर से भी बाहर निकाल दिया। उस मंच पर राजनाथ सिंह भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि राजीव प्रताप रूढ़ी एक अच्छे पायलट हैं और सामने यानी विरोधियों को वह हवा में उड़ा देंगे। आपको बताना चाहेंगे कि सारण लोकसभा क्षेत्र से इस बार इंडिया गठबंधन के तरफ से रोहिणी आचार्य हैं। रोहिणी लगातार यह दावा कर रही है कि इस बार सारण लोकसभा क्षेत्र से जीत केवल रोहिणी आचार्य की होगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। बिहार में कई सीट ऐसे हैं जहां पे दलीय उम्मीदवारों पर भारी पड़ रहे हैं निर्दलीय उम्मीदवार,
पप्पू यादव और पवन सिंह के बाद एक और निर्दलीय उम्मीदवार ने अपनी एंट्री मारी है और इस निर्दलीय उम्मीदवार ने सीवान सीट पर अपना दावा ठोका है। दरअसल सीवान से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर जीवन यादव ने नामांकन दाखिल किया और उनके नामांकन के दौरान भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और गोलू राजा सहित कई भोजपुरी कलाकार पहुंचे और इतनी भीड़ जुटी कि जिससे दलीय उम्मीदवारों की नींदें उड़ गई। इस तादाद में उनकी जो नामांकन रैली थी उसमें युवा काफी संख्या में जुटे। उसके बाद उनके हौसले जहां बुलंद है, वहीं दूसरी तरफ जो दलीय उम्मीदवार हैं उनकी परेशानियां बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि सीवान सीट से जेडीयू ने जहां पे वहां पूर्व विधायक रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी को अपना उम्मीदवार बनाया है, वहीं दूसरी तरफ वहां पे आरजेडी ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एक और निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वहां से पूर्व सांसद साहबुद्दीन की पत्नी हिना साहब भी मैदान में है। कैमरामैन सनी के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। शिवसेना यूबीटी ने मुखपत्र सामना के जरिए एक बार फिर ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए हैं। पहले और दूसरे चरण की वोटिंग के कुछ दिन बाद फाइनल प्रतिशत जारी करने को लेकर सामना के जरिए एक बार फिर चुनाव आयोग पर सवाल खड़ा किया गया है। सामना में लिखा गया है कि ईवीएम ने अंडे दिए हैं। हिंदुस्तान के चुनाव आयोग में इस बात के लिए जितना भी अभिनंदन किया जाए वह कम ही है। उसने माटी खाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा। पहले दौर के चुनाव के 11 दिन बाद और दूसरे दौर के 3 दिन बाद चुनाव आयोग ने घोषणा की कि मतदान प्रतिशत में 6% की वृद्धि हुई है। यह कृत्य संदिग्ध है। सामना में लिखा गया है कि हिंदुस्तान के चुनाव को जो है हाईजैक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है और इस कृत्य में चुनाव आयोग शामिल है। कैमरामैन सुनील के साथ राहुल पांडे, न्यूज़ 24, मुंबई। व्यक्ति राजौरी पुंछ के दौरे पर है। यहाँ पर रोड शो किया जा रहा है, अपने नेता कार्यकर्ताओं से मिल रही है। आपको बता दें कि जो इस सीट पर मतदान होना है वो 26 मई को होगा। पहले 7 मई को चुनाव होना है। यहाँ पर आप पीडीपी की अध्यक्षा महबूब मुफ्ती को देखिए, यहाँ पर रोड शो कर रही है, चुनावी रैलियां कर रही है। मुख्य तौर पर जो मुकाबला है वो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और अपनी पार्टी के उम्मीदवार के बीच। यहाँ पर महबूब मुफ्ती को आप तस्वीरों में देखिए, जो इनके यहाँ पर नेता है, जो कार्यकर्ता है, वो अपनी नेता को सुनने के लिए यहाँ पर पहुंचे। तस्वीरों में आप देखिए महबूबा मुफ्ती को जो यहाँ पर पहुंची है। देखिए पीडीपी के तमाम नेता कार्यकर्ता जो महबूब मुफ्ती से मिलने आए थे, उन्हें यहाँ पर संबोधित किया गया। महबूब मुफ्ती ने कहा है कि इन चुनावों में बिजली, पानी, सड़क, रोटी ये कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि मुद्दा है संविधान को लगाना। कैमरामैन तरुण के साथ मंगेशर महान, न्यूज़ 24, राजौरी। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पंजाब का राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गरमाने लगा है और हर एक राजनीतिक दल ने अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। वहीं पर सबसे दिलचस्प मुकाबला खडूर साहब में देखने को मिल रहा है, जहां पर समझा जाता है कि खडूर साहब एक पंथक सीट है और पंथक उम्मीदवारों को भारी तादाद में वोटें भी मिलती हैं। इस समय असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह ने भी आज़ाद तौर पर चुनाव मैदान में कूदने की घोषणा कर दी है और इसी के साथ ही श्रोमणी अकाली दल ने भी अमृतपाल का मुकाबला करने के लिए प्रोफेसर बिरसा सिंह बलटोहा को अपना उम्मीदवार बनाया है। और प्रोफेसर बिरसा सिंह बलटोहा ने भी अमृतपाल और अमृतपाल की टीम के समक्ष एक शर्त रख दी है कि यदि वो चाहे तो पंथ के हर एक मुद्दे के ऊपर बहस करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि जो कोई भी बहस में हारेगा वो अपनी उम्मीदवारी से हट जाएगा, चाहे वो प्रोफेसर बिरसा सिंह बलटोहा हो या फिर अमृतपाल हो। अब देखने वाली बात होगी कि अमृतपाल और अमृतपाल के साथी प्रोफेसर बिरसा सिंह बलटोहा के इस चैलेंज का क्या जवाब देते हैं। कैमरामैन कबीर सिंह राणा के साथ विशाल इंग्लिश, न्यूज़ 24, चंडीगढ़। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है। जीतू पटवारी ने ग्वालियर में जब वो पहुंचे थे तब मीडिया ने उससे सवाल किया कि इमरती देवी जो कि पूर्व मंत्री हैं और सिंधिया समर्थक हैं, उनके कुछ ऑडियो वायरल हो रहे हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में। इस सवाल के जवाब में जीतू पटवारी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनको इमरती देवी जी को लेकर जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि उनका रस जो है अब नहीं रहा है और इसी पर उन्होंने आगे बात कहते हुए निकल गए। लेकिन एक तरफ जहां बीजेपी के तमाम नेता, यहाँ तक कि ज्योतिरादित्य सिंधिया भी सामने आए, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये जो है ये छोटी मानसिकता है न सिर्फ जीतू पटवारी की बल्कि कांग्रेस की। वो महिलाओं का इसी तरह अपमान करती है और महिलाएं इसका जवाब भी आने वाले वक्त में देगी। दूसरी तरफ जहां जीतू पटवारी ने अपने बयान पर माफी मांगी, उन्होंने कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ का पेश किया जा रहा है।
इसके बावजूद इमरती देवी ने कहा है कि वो उनको माफ नहीं करेंगी, बल्कि उनकी FIR करेंगी, उनके खिलाफ FIR करेंगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जीतू पटवारी के इस्तीफे की मांग की है। लेकिन मामला ये यहाँ लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ सचिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24, मध्य प्रदेश। कर्नाटक में एनडीए में शामिल जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना अश्लील टेपकांड मामले में राजनीतिक दलों का आरोप प्रत्यारोप लगातार तेज होता जा रहा है। इस बीच मामले की जांच कर रही एसआईटी ने आज आरोपी प्रज्वल रेवन्ना और उनके विधायक पिता के खिलाफ दूसरी FIR भी दर्ज कर दी है, जिसमें कई गैर जमानती धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही एसआईटी की तरफ से बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा का बयान भी दर्ज कर लिया गया। कहा जा रहा है कि उन्हें एसआईटी गवाह के रूप में पेश कर सकती है अदालत में, जब भी इस पूरे मामले को लेकर अदालत में मामला जाएगा। साथ ही एसआईटी की कई टीमें अलग अलग जगह पर जाकर पीड़ित महिलाओं के बयान दर्ज करने की भी कोशिश कर रही है, लेकिन बदनामी के डर से ज़्यादातर महिलाओं के घर पर ताला लगा हुआ है। ये वही महिलाएं हैं जिनके वीडियो और फोटो सर्कुलेट हुए हैं चुनाव के दौरान। एसआईटी चाहती है कि महिलाएं आए और इस मामले से जुड़ी हकीकत भी एसआईटी को बताए, ताकि जल्दी से जल्दी पूरे मामले में उन्हें इंसाफ दिलाया जा सके। कैमरामैन विक्रम सिंह के साथ श्रीवत्सन, न्यूज़ 24। हम इस समय मौजूद हैं एक रिलीफ कैंप के अंदर। प्रशासन के मुताबिक करीब 100 पीड़ित परिवार हैं, 4 रिलीफ कैंप बनाए गए हैं। इन रिलीफ कैंपों में उन पीड़ित परिवारों को रखा गया है जिनके आशियाने उनसे छीन चुके हैं। ये आप देखिए, यहां पर महिलाएं आपको दिखेंगी, मासूम बच्चे आपको दिखेंगे। इन्होंने कभी सपने में भी ये नहीं सोचा था कि इन्हें ऐसा दिन देखना पड़ेगा, अपनी आंखों के सामने अपने घर जमींदोज होते हुए देखने पर मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन परनोद गांव में ऐसी प्रलय आई है कि हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। ऐसे में सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि इन्हें घर दिए जाएं ताकि ये सुरक्षित जगह पर रह सकें, लेकिन वहां पर तो वापस नहीं जा पाएंगे क्योंकि जहां रहते थे वो अब आशियाने इनसे छीन चुके हैं। कैमरामैन पवन के साथ पंकज शर्मा, न्यूज़ 24, रामबन। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की एक सोसाइटी में दूषित पानी पीने से कई लोगों के बीमार होने की खबर से हड़कंप मच गया। इसके बाद जैसे ही प्रशासन को इस बात की भनक हुई, तुरंत आनन फानन में वहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई। दरअसल ये मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम की साया गोल्ड एवेन्यू सोसाइटी का बताया जा रहा है, जहां पर पिछले एक हफ्ते से लगातार लोगों के निवासियों के बीमार होने की खबरें आ रही थी। और जब ये संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो तुरंत ही प्रशासन को खबर की गई, और जैसे ही प्रशासन को खबर लगी तो स्वास्थ्य विभाग की टीम को सोसाइटी में भेजा गया, जिसके बाद जो है वो पानी के सैंपल भी वहाँ से कलेक्ट किए गए हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको किसी को सिर दर्द की शिकायतें, किसी को उल्टी दस्त लगने की शिकायतें ज़्यादा हो रही थी, जिसके बाद जब पूरे मामले की जांच की गई तो ऐसा माना जा रहा है कि पानी शायद वहाँ का दूषित है। बहरहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है, लेकिन लोगों को इस पूरे मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो है वो तबीयत खराब की शिकायतें लगातार हो रही हैं, जिसके चलते लोग जो हैं वो अब सोसाइटी का पानी पीने से भी कतराने लगे हैं। संजय के साथ कौशिक, न्यूज़ 24, दिल्ली। पत्नी के प्रेमी को बम से उड़ाया, साथ में बेटी की भी हुई मौत, 2 और हुए घायल, आरोपी हुआ गिरफ्तार। साबरकांठा के बड़ाली के बेड़ा गांव में हुए ब्लास्ट मामले में साबरकांठा जिला पुलिस ने पूरी गुत्थी सुलझा ली है। मृतक की प्रेमिका के पति ने ही कुरियर में भिजवाया था तोहफे में बम, जिसे खोलते समय अचानक विस्फोट हो गया और जितेंद्र वरझारा और उसकी 12 साल की बेटी भूमिका वरझारा की मौत हो गई। गांव में अचानक हुए बम धमाके से पुलिस भी हैरान थी और इसलिए पुलिस समेत एनएसजी भी जांच में जुट गई। सबसे पहले बॉक्स देने वाले ऑटो ड्राइवर को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो पता चला कि जयंती वरझारा नाम के एक व्यक्ति ने पूरी घटना को अंजाम दिया है। उसने राजस्थान से खरीदा हुआ डेटोनेटर टेप रिकॉर्डर में फिट कर बम बनाया था। उसने ये भी बताया कि मृतक का उसकी पत्नी के साथ संबंध था जो उसे पसंद नहीं था और इसी का बदला लेने के लिए उसने ये पार्सल भेजा था। इस घटना में 2 की मौत के अलावा 2 और लोग घायल हो गए थे। कैमरामैन प्रभात साथ बेन सिंह, अहमदाबाद, न्यूज़।